कर लिया था। अब हमने करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेसिकली, एक है बॉइलिंग पॉइंट की, दूसरा है सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड आ सकते हैं या रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे फंक्शनल ग्रुप को आपस में रिलेट किया है। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो आपने 12th में फंक्शनल ग्रुप्स करने हैं उनकी बात हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उसके बाद अल्कोहल का, फिर अमीन्स का। अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से कम होता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे वो तब करेंगे। बाकी अमीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर भी जो अमीन्स होते हैं उनका अल्कोहल से कम होता है। ये हमने जो है तब करना है जब हम अमीन्स करेंगे, अभी नहीं बता रही हूं मैं इसके बारे में। बाकी अमीन्स में भी 3 तरह के अमीन्स होते हैं, एक 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो उसको तब डिस्कस करेंगे कि 3 डिग्री अमीन्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब आती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की बारी। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर या हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास, उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, मैंने अल्काइल हैलाइड के साथ कंपैरिजन नहीं किया, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स में जो होता है थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जैसे अगर आपका आयोडीन प्रेजेंट है और वहीं पे अगर आपका बीआर प्रेजेंट है, तो दोनों के मास में फर्क होगा, तो वहां पे किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ, अल्काइल हैलाइड्स का वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमीन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। बट अगर आप एल्डिहाइड और इन तीनों को कंपेयर करें, अल्काइल हैलाइड्स को एल्डिहाइड या कीटोन से, तो कोई एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं होता है, किसी किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर नहीं करें। बाकी अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को आपस में कंपेयर करें, तो एल्डिहाइड का कीटोन से थोड़ा सा कम होगा, एंड दिस इज फॉर आइसोमरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे भी, कीटोन में ऐसा क्या होता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है आइसोमरिक एल्डिहाइड से। पर अब यहां देखते हैं असल में क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का मैंने ये कहा है कि ये जो 3 फंक्शनल ग्रुप्स है, अमीन्स, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे कम होता है। इनसे कम इसलिए होता है बिकॉज एल्डिहाइड में ये जो बॉन्ड होता है इट इज पोलर इन नेचर। बॉन्ड पोलर होने की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है विच इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही रीजन होता है कि एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होता है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल या अमीन वगैरह से कम है। क्यों? क्योंकि उन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जबकि इसमें नहीं होती। तो इस वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स का अल्कोहल से कम होता है। बाकी अगर आप इनको ईथर के साथ कंपेयर करें या हाइड्रोकार्बन्स के साथ कंपेयर करें, तो आप देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा इसलिए बिकॉज एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं दे आर मोर पोलर देन ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन। तो इस वजह से जो है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। देन अब बारी आती है कि इनको किनके साथ कंपेयर करते हैं। तो मैंने जब ईथर्स करवाया था तो हमेशा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कंपेरेबल मास की अगर हम बात करें, तो आप ईथर्स को, ये जैसे आप मान लीजिए इस ईथर के पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास भी 16 होता है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ब्यूटेन के साथ, तो ब्यूटेन का तो कम होगा ही होगा। क्यों? ब्यूटेन के अंदर जो है 4 कार्बन है, जबकि इसके अंदर अगर आप देखें कार्बन तो 4 है प्लस एक ऑक्सीजन भी है जिसका मास 16 होता है, मतलब कार्बन के आसपास ही होता है। तो
ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है, तो उसका तो कम होगा ही ये डाई इथाइल ईथर से। लेकिन अगर आप इसको और किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, पेंटेन के साथ, क्योंकि पेंटेन में 5 कार्बन है। आप ये कहें कि भाई 4 कार्बन वाले को 5 वाले के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि बेटा इन दोनों का जो मास है वो कंपेरेबल है। कैलकुलेट करके देख लो कि पेंटेन का मास कितना आता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन फालतू है, उसमें एक ऑक्सीजन है जिसका 16 है। एक कार्बन फालतू का मतलब 12, कम से कम तो 12 तो ज्यादा होगा ही। तो इन दोनों का जो मास है ना वो कंपेरेबल होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कंपेरेबल की, तो कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, बाकी अब क्वेश्चन ये आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का ज्यादा क्यों होता है। तो मैंने उसके लिए ये बताया था, जो कीटोन का ये जो बॉन्ड होता है इट इज मोर पोलर। मोर पोलर इसलिए होता है क्योंकि जो कीटोन होता है उसमें 2 आर ग्रुप लगे होते हैं। तो यहां पे ये बॉन्ड पोलर क्यों है, क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनमें से ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन टुवर्ड इटसेल्फ। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल क्या आ जाता है, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां पे अगर आप एग्जांपल जो दिया था मैंने एक बार पहले भी, कि मान लीजिए आपका जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका काम है इस इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ खींच के रखना। अगर देखिए जो कार्बन है वो हालांकि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये भी पूरा जोर लगाता है कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऑक्सीजन की तरफ ना जाने दे। तो यहाँ पे मैंने लॉयन और डियर का एग्जांपल बताया कि भाई लॉयन जो है, हालांकि जो लॉयन है वो ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन अगर उसका कभी मुकाबला डियर से हो जाए तो डियर ये नहीं है कि बिना उसके एफर्ट्स के अपनी जान को जाने देगा। वो क्या करता है, उसे पता है, क्या पता वो एंड में हार ही जाए, लेकिन वो क्या करता है, फिर भी जोर लगाता है या नहीं लगाता है? यस मैम। है ना। तो इसी तरह से ये जो कार्बन है ये भी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी पूरी तरह से नहीं जाने देता, थोड़ा बहुत खींच के रखता है। बिकॉज ऑक्सीजन में पावर ज्यादा होती है, तो इस वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप इस कार्बन को एक ऐसा कोई एक ह्यूमन बीइंग मान लीजिए, लेट अस सपोज। अब मान लीजिए इसको देखो, इसको किस चीज की भूख है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की भूख है, भाई एटम है। तो अब मान लीजिए आप किसी शादी में जाते हैं, तो उसका एग्जांपल है कि अगर आप पहले से खा के आए हुए हैं या आपका पहले से पेट भर गया है और बाई चांस कोई एक पर्टिकुलर डिश है उसकी एक ही प्लेट बची है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर उसकी एक ही प्लेट बची है और आपके पास कमी, आप जो है पहले से भूखे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे ना उस प्लेट, आखिरी प्लेट क्या है वो आपको मिल जाए, अब वो आपकी तरफ आए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये जो कार्बन है, जैसे इसका मान लीजिए इसे किस चीज की जरूरत है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब कीटोन के अंदर ये 2 जो हैं आर ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके पास कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। मान लीजिए यही कोई इंसान जाता है शादी में, वो पहले से उसने या तो वो डिश जो है टेस्ट कर ली है या उसका पेट पहले से भरा है और उसको वो आखिरी प्लेट दिखती है, तो वो क्या उस प्लेट को जो है, अब वो प्लेट को आराम से जाने देगा या पकड़ के रखेगा, मजबूती से जाने देगा, क्योंकि उसका पेट क्या है, पहले से ही भर गया है। वो थोड़ा सा कोशिश जरूर करेगा कि हाँ नहीं नहीं मुझे दे दो, लेकिन जब उसे लगेगा कि सामने वाला बंदा ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है, तो वो फिर एंड में कहेगा नहीं उसी की तरफ थोड़ा सा मैं जो है जाने देता हूँ। तो इसी तरह से बेटा ये जो कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन की जो है ये भी अपने एफर्ट लगाता है, पर क्या हुआ, इसके ये जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने पूरे कर दिए, आर ने, 2 आर ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये उतनी मजबूती से ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उनको पकड़ के नहीं रखेगा, ऑक्सीजन की तरफ आराम से जाने देगा। तो ये जो बॉन्ड होगा कीटोन्स में, सीओ बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा पोलर हो जाएगा
और इस वजह से जो कीटोन्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो स्लाइटली हायर होता है देन आइसोमरिक एल्डिहाइड। अब आइसोमरिक एल्डिहाइड किसे बोलते हैं? अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, दिस इज प्रोपेनल, इसमें 3 कार्बन है और ये जो मैं सेकंड बना रही हूं ये क्या है आपका एसीटोन। दोनों में 3 कार्बन है, दोनों में ही 6 हाइड्रोजन है, दोनों में 1 ऑक्सीजन है। अगर आप इनको कंपेयर करते हैं तो किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? कीटोन का। कीटोन का। कीटोन का। कीटोन का ज्यादा पोलर है वो। हाँ, ज्यादा पोलर है, ठीक है, तो इसका ज्यादा होगा। तो ये इसका रीजन हो सकता है। बाकी ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास इथेनल है एंड सेकंड जो मैं ड्रॉ कर रही हूं इट इज प्रोपेनल, तो दोनों में कार्बन, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन कार्बन का फर्क है। तो ये जो प्रोपेनल आएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज इसमें वंडरवल फोर्सेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। बाकी ब्रांचिंग की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया कि डिक्रीज करता है। तो अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला, इसका नाम है ब्यूटेनल, इसमें 4 कार्बन है, इसको मैं कंपेयर करती हूं एक इस कंपाउंड से। अगर आप इसमें देखें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, तो आप बात बताइए किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? स्ट्रेट चेन वाले का। ऊपर वाले का। क्यों? ऊपर वाले का। ब्रांचिंग की, हाँ, ब्रांचिंग के साथ साथ सरफेस एरिया कम होता है, वंडरवल फोर्सेस डिक्रीज करते हैं, तो ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो जिसमें ब्रांचिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे पहले ये कंपेयर कर लेते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है, ये एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन का मतलब ये वाला। फिर मिथॉक्सी इथेन, फिर है आपका प्रोपेनल, प्रोपेनल ये हो गया, फिर आपका हो गया एसीटोन, फिर आपका हो गया प्रोपेन 1 ओल। तो आपको पता है सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्कोहल का होगा, फिर आपका एल्डिहाइड और कीटोन में। अब एल्डिहाइड का ज्यादा होगा या कीटोन का? कीटोन का। कीटोन का। तो आप यहां देख लीजिए सबसे ज्यादा है आपका अल्कोहल का 370, फिर एसीटोन का 329, फिर हमारा ये एल्डिहाइड है 322 प्रोपेनल। तो आप देखेंगे फर्क ज्यादा नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन फिर भी जो आपका क्या है कीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से, आइसोमरिक एल्डिहाइड से ज्यादा आएगा। अब बेटा बात आती है मिथॉक्सी इथेन और एन ब्यूटेन की। अब आप कहेंगे इसमें कंपैरिजन कैसे कर रहे हो आप? अगर चलो 3 वाले कार्बन के साथ करती ना बेटा, अगर मैं 3 वाले कार्बन के साथ करती, मतलब इसके साथ करती, ये इसका नाम है प्रोपेन, इसके साथ करती, तो आप खुद सोचते इसका मास तो बहुत ही कम आता है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक फालतू आ रहा है, इसके साथ करती तो ये जो आपका ये क्या है, ये प्रोपेन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सबसे कम होता। लेकिन अब देखिए इसमें मैंने किसके साथ इसे कंपेयर किया है? 4 कार्बन वाले के साथ। और ईथर, ये जो आपका ईथर है इसमें कितने कार्बन है? 3। तो आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि ईथर में जब 3 कार्बन होते हैं तो अगर हम उसे कंपेयर करें कौन से हाइड्रोकार्बन के साथ? जिसका मास कंपेरेबल हो। और ईथर का जो मास होता है वो जिस हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेरेबल होता है उसमें एक कार्बन फालतू होता है ईथर से। तो अब इन दोनों में मैंने ये कहा था अगर 3 कार्बन हो ईथर में तो ईथर का ज्यादा आता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 2-4 डिग्री का फर्क होता है, ईथर का ज्यादा आता है, या कभी कभी 10 डिग्री का फर्क होता है, पर इतना नहीं होता। जो 3 कार्बन वाले ईथर होते हैं उसमें ईथर का ज्यादा आता है देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास, हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास, तो ईथर का जो है वो यहां ज्यादा आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना है,
ईथर का कितना है, ये मिथॉक्सी मीथेन है 281 और एन ब्यूटेन का कितना है 273। अगर आप मुझे कहते कि नहीं मैम इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करो प्रोपेन के साथ, तो बेटा प्रोपेन के साथ तो कंपैरिजन आ ही नहीं रहा। प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या मास कह दो, मॉलिक्यूलर मास कम है, एक कार्बन से कम है, तो इसका तो प्रोपेन का तो आपको पता ही है कि कम ही होगा इसका तो। लेकिन हाँ, इसको अगर ब्यूटेन के साथ कंपेयर करते तो आपने देखना था कि अगर ईथर में कार्बन 3 से कम है, 3 या 3 से कम है, तो ईथर का ज्यादा आएगा। ये समझ में आया? ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। कुछ वंडरफुल फोर्सेस का रीजन होता है उसमें। देन बेटा Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर अगर आप देखें, मैं कंपेयर कर रही हूं, ये एल्डिहाइड दिया हुआ है 4 कार्बन वाला, ये अल्कोहल दिया हुआ है 4 कार्बन वाला। देखिए इनमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। ये ईथर दिया हुआ है कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला। ये जो दिया हुआ है दिस इज एन पेंटेन। एन पेंटेन में बेटा कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। पहले तो आप मुझे बोलोगे कि मैडम इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो 4 कार्बन वाले को। कर सकती हूँ बेटा, क्यों? क्योंकि इसका जो मास है 5 कार्बन वाले अल्केन का वो कंपेरेबल है इस ईथर के साथ, है ना, क्योंकि आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, अब अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, कैटेगराइज करने लगेंगे, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा भाई, अल्कोहल का ज्यादा होगा सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद आपका एल्डिहाइड आ जाएगा। फिर जब आप यहां अटकेंगे तो आप सोचेंगे ईथर का ज्यादा है या इस वाले कंपाउंड का। पहले देख लीजिए दोनों का जो मास है वो कंपेरेबल है, कंपेरेबल है। तो ईथर में कितने कार्बन है भाई, ईथर में जो कार्बन है 4 है। तो मैंने ये बताया था जो 4 या 4 से ज्यादा कार्बन वाले ईथर होते हैं, अगर आप उसको कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें, कंपेरेबल मास के हाइड्रोकार्बन के साथ। मतलब अगर आप उसको कंपेयर करें, ये क्योंकि ईथर में 4 कार्बन है तो 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के साथ, इसके साथ नहीं। ये जो ब्यूटेन वाले मैंने बनाया है, ब्यूटेन के साथ नहीं, ब्यूटेन का तो कम आएगा ही आएगा क्योंकि इसमें कार्बन ही कम है, इसका मास क्या है, कम है, वैसे ही बहुत कम है। तो अगर इसके साथ कंपेयर करें तो मैंने कहा था कि जब 4 या 4 से ज्यादा कार्बन होते हैं ईथर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास। तो एन पेंटेन का थोड़ा सा ज्यादा होगा देन डाइइथाइल ईथर से, तो इसलिए मैंने लिखा है। तो यहां पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी, क्या था कि कुछ एक दो बुक्स में और इवन नेट पे भी जो है यहाँ पे उन्होंने एन पेंटेन का कम लिखा था। तो फिर मुझे लगा शायद पता नहीं मैं गलत हो सकती हूँ, तो फिर मैंने इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट देखा, एक मिनट दिखा दूं। तो मैंने देखा नहीं ठीक है, एन पेंटेन का 36.1 डिग्री होता है, मतलब उसका थोड़ा ज्यादा होता है देन डाई इथाइल ईथर या जिसको इथॉक्सी इथेन बोल दें, इसका 34.6 होता है, खाली 2.1 डिग्री का फर्क होता है। पर जो आपका ईथर है उसका कम होता है अगर 4 या 4 से कार्बन क्या हो, ज्यादा हो देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास। ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. हाँ बेटा, एक ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने ब्यूटेन के साथ कंपेयर किया है। तो वही मैंने बोला कि किसी बुक में रिफ्रेशर वगैरह में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एन पेंटेन लिख दिया, तो वो जो है ऑर्डर गलत है। एन पेंटेन का जो है वो ईथर से, ये डाइइथाइल ईथर से ज्यादा आएगा। पर अगर आप यहाँ देखें, इसमें कंपेयर कर रहे हैं इसे ब्यूटेन के साथ, और ब्यूटेन का आपको पता है ब्यूटेन का मास तो कम होता है ना, इसमें एक ऑक्सीजन फालतू आ जाता है, तो इसके साथ क्या होगा, ब्यूटेन का तो कम ही होगा, क्योंकि ब्यूटेन में नंबर ऑफ ये जो ब्यूटेन का जो मास है वो किसके साथ कंपेरेबल होता है, वो 3 कार्बन वाले इथेन के साथ, मतलब इसके साथ कंपेरेबल होता है, इसके लगभग बराबर होता है, आसपास होता है, 2-4 यूनिट आगे पीछे हो। पर अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको 4 कार्बन वाले ईथर के साथ, तो ईथर का तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आता है, तो वंडरवल फोर्सेस भी हाई होते हैं, तो इस वजह से इसका तो यहाँ पे ईथर का तो ज्यादा आएगा ही आएगा ब्यूटेन से। ठीक है बेटा, बाकी एल्डिहाइड, फिर उसके बाद आपका सबसे ज्यादा अल्कोहल का। ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करना है वो करना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी एनसीईआरटी में कुछ चीजें मेंशन है तो वो करनी है। ये कह रहे हैं जो लोअर एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, जिनमें
3 कार्बन तक एटम्स हो, अप टू 3 कार्बन एटम, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो पानी के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए ये पोलर तो होता ही है ये ग्रुप, लेकिन लगभग 3 कार्बन तक ये सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जो साइड चेन होती है, जो अल्काइल पार्ट होता है, जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी ये कह रहे हैं अगर आप एलिफेटिक को एरोमेटिक के साथ कंपेयर करते हो, मतलब मान लीजिए ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक है, तो ये कह रहे हैं एरोमेटिक जो होंगे वो कम सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इसमें बड़ा है, तो इस वजह से ये जो एरोमेटिक होते हैं ये पानी में नहीं घुलते हैं। बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे CS2 हो गया, CCl4 हो गया, इन सब में ये आसानी से डिसॉल्व कर जाते हैं। देन बेटा आता है स्मेल। स्मेल में क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। जैसे हेक्सेनल है और बेंजीन बेंजल्डिहाइड है, तो कौन सा सॉल्युबल होगा इजीली? एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक ज्यादा, सॉरी एरोमेटिक कह रही हूँ। पहली बात तो हेक्सेन दोनों ही सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में, इसमें तो हाँ ये देख लीजिए ना सॉल्युबिलिटी, अगर आप वैसे कंपेयर करें कि फिर भी बता दो भाई, तो आपको पता है कि एरोमेटिक जो है वो कम सॉल्युबल होंगे। और बाकी मैंने ये कहा है कि 3 कार्बन तक ही पानी में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तब घुलेगा वो, ठीक है। हाइड्रोफोबिक चेन हाँ तो उसमें ज्यादा हो जाएगी, तो वो पानी में वो घुलते ही नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप फिर भी कहते नहीं ना, आप कंपेयर करके बताओ चाहे एक मॉलिक्यूल ही घुले, तो फिर बेटा आपको मैंने बताया कि एरोमेटिक जो है दे आर लेस सॉल्युबल। तो यहाँ पे शायद मैंने ये साइन गलत डाल दिया, दे आर लेस सॉल्युबल, ठीक है, ये लेस सॉल्युबल है यहाँ पे साइन, ओके मैम। हाँ वो मैंने साइन गलत डाल दिया था। चलिए ये देखते हैं, स्मेल की बात करते हैं। तो पहले मैं स्मेल की बात करूंगी एल्डिहाइड के लिए। ये कह रहे हैं जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं, लोअर एल्डिहाइड में स्पेशली ये जो फॉर्मिक एसिड होता है बहुत खतरनाक, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मैंने आपको बताया था ये कैसे खतरनाक होता है कि अगर आप मीथेनॉल कंज्यूम कर लें तो आपकी बॉडी में मीथेनॉल ऑक्सीडाइज होके फॉर्मेल्डिहाइड बना लेता है, और फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड बनाता है ऑक्सीडाइज होके, तो वो खतरनाक होता है। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड की फ्यूम सूंघना भी खतरनाक होता है। बाकी अगर आप देखें अगला एस्टेल्डिहाइड, तो इनकी जो स्मेल होती है बड़ी पंजेंट होती है, गंदी स्मेल, अजीब सी स्मेल लगती है, शार्प स्मेल होती है। और जैसे जैसे एल्डिहाइड्स का मास बढ़ता जाता है, जो ऑर्डर है वो लेस पंजेंट होती जाएगी एंड इट बिकम मोर फ्रेग्नेंट, ठीक है। ये ज्यादा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जो ऐसे ही कीटोन्स की अगर बात करें, लोअर जो कीटोन्स होते हैं जैसे एसीटोन, सबसे पहला कीटोन तो आपका एसीटोन ही आ जाता है, इसकी स्मेल फिर भी थोड़ी प्लीजिंग होती है, बेटर होती है, पंजेंट नहीं होती है। और जब आप ये जो लोअर कीटोन्स होते हैं ये लिक्विड होते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे तो वो सॉलिड्स भी मिल जाएंगे। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ देयर स्मेल, क्योंकि हायर जो एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं उनकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, इसी वजह से इन एल्डिहाइड और कीटोन्स को जो है कहाँ यूज किया जाता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है मैंने, इनको कहाँ यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था सिनेमन में सिनेमल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, वेनिला में वेनिलिन प्रेजेंट होता है जो कि एक एल्डिहाइड। तो ये जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो फ्लेवर के लिए यूज किए जाते हैं उनमें यही कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो वही है कि नेचुरल अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स, क्योंकि परफ्यूम में कोई एक स्मेल नहीं होती है, और एंड अ फ्लेवरिंग एजेंट।